गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सॉरी सर। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और भाई गौरव क्या हाल है? अमन यादव। अमन। हाँ जी। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैन यू लिसन टू गुड मी? मॉर्निंग सर। गुड यस मॉर्निंग। सर। सभी को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? हाँ सर। यस सर। यस सर। सर। ओके। क्लियर आ रही है आवाज? यस यस सर। सर। ओके। तो मेरे ख्याल से हम एक बार तो मिल चुके हैं पहले, राइट? यस यस सर। सर। यस सर। हो सकता है जो जिन्होंने फर्स्ट टाइम आज क्लास ज्वाइन की हो तो वो नहीं मिले होंगे। अभी ज्वाइन कर रहे हैं वैसे बच्चे, तो ज्वाइन कर लेने देते हैं पहले, फिर स्टार्ट करेंगे। ओके, लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था सिलेबस। ओके, सिलेबस में हमने बताया था आपको कि 5 यूनिट है। एक पहली यूनिट है हमारी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, दूसरी यूनिट है सेमीकंडक्टर्स, थर्ड यूनिट इज लाइट सेमीकंडक्टर इंट्रैक्शन, फोर्थ इज मेजरमेंट्स एंड फिफ्थ इज इंजीनियरिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, राइट? तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। हमने बताया था कि पहला जो यूनिट है उसमें आपको थोड़े बेसिक्स बताए जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन थ्योरी, एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या ओरिजिन है उसका, और बैंड गैप कैसे होते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप होता है मटेरियल, इनडायरेक्ट बैंड गैप होता है, कौन कौन से मटेरियल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, और एक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, फर्मी लेवल क्या होता है, इफेक्टिव मास और फोनॉन्स क्या होते हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। और लेकिन आपको थोड़ी सी हम एडवांस लेवल पे इसको कराने वाले हैं, क्योंकि पूरा सिलेबस आपका थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है?
तो ये हमने आपको बताया था सेमीकंडक्टर में, आप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सेमीकंडक्टर आपने जो पढ़ रखा है हम उससे थोड़ा सा एडवांस ही जाएंगे। जस्ट ए मोमेंट, थोड़ा सा एडवांस ही जाएंगे उसमें। तो बेसिक से शुरू करेंगे और फिर एडवांस की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। जस्ट ए मोमेंट, 1 मिनट होल्ड करेंगे। ओके तो सेमीकंडक्टर में हम बताएंगे आपको कि सेमीकंडक्टर क्या होती है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, उसमें जो कैरियर्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, कैसे जनरेट होते हैं। ठीक है, पीएन जंक्शन क्या होती है, पीएन जंक्शन में होमो जंक्शन क्या होती है, और मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन क्या होती है। फिर उसके बाद हम उसके बाद जाएंगे कि हेट्रो जंक्शन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये है लाइट सेमीकंडक्टर इंटरेक्शन। इसमें हम लाइट का इंटरेक्शन दिखाएंगे आपको कि सेमीकंडक्टर में या किसी भी सॉलिड में लाइट का इंटरेक्शन कैसे होता है, यानी कि लाइट कैसे, लाइट फोटोन्स जो हैं वो कोई भी सेमीकंडक्टर कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है और उसका क्या एप्लीकेशन है, कैसे एमिट हो सकता है, कौन कौन से तरीके हैं एमिशन के लाइट के, जैसे कि स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है या स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाएगी आपको, और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है और ट्रांजिशन किस तरह की होती है, और उसमें जब ट्रांजिशन हो रही है तो ऑप्टिकल लॉस क्या होता है, गेन क्या होता है। अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो गेन होता है, इंटेंसिटी कम होती है तो लॉस होता है। और फिर सोलर सेल का कुछ कंसेप्ट बताएंगे, और जैसे कि फोटो वोल्टेक इफेक्ट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमारी 3rd यूनिट में आएगी। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ सिलेबस फिर से, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। उसके बाद 4th यूनिट है जिसमें हम मेजरमेंट्स की, कोई भी चीज़ हम, कोई भी डिवाइस है या कोई भी मटेरियल है उससे उसकी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो, दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ द मेजरमेंट्स। जब हमें मेजरमेंट करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि हमारे पास जो मटेरियल है वो क्या है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपको कोई भी एक टुकड़ा दे दूं और मैं कह दूं कि ये सेमीकंडक्टर है, तो आप जरूरी है, आप हो सकता है यकीन कर ले क्योंकि मैं कह रहा हूँ, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो सेमीकंडक्टर हो। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये सेमीकंडक्टर है, राइट। और ये सेमीकंडक्टर है तो फिर कौन सा सेमीकंडक्टर है, एन टाइप है या पी टाइप है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कैसे पता लगेगी आपको, मेजरमेंट से पता लगेगी। सेमीकंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, उसकी कैरियर डेंसिटी क्या है, उसकी जो चार्ज कैरियर्स है उसकी मोबिलिटी क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें मेजरमेंट में पढ़ेंगे। हम बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिससे हम कुछ मेजरमेंट्स कर सकते हैं। और सेमीकंडक्टर में कुछ वो भी होते हैं, डिफेक्ट्स भी होते हैं, जिसको हम DLTS, ये वाली टेक्निक जो है हमारी, या कैपेसिटेंस वोल्टेज मेजरमेंट, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये कैपेसिटेंस वोल्टेज मेजरमेंट, इससे मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी चीज लिखी हुई है, डायोड IV कैरेक्टरिस्टिक। आपको पता ही होगा, आपने पढ़ी है डायोड IV कैरेक्टरिस्टिक, यू नो वेरी वेल। हाँ, पीएन जंक्शन की आपकी जब वोल्टेज इस पे अप्लाई करते हैं तो करंट कितनी फ्लो हो रही है, फॉरवर्ड बाइस में, रिवर्स बाइस में, और फिर उसमें एक आप ग्राफ बना लेते हैं, राइट। और जब ग्राफ बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उससे हम कुछ चीजें निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि नी वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी मेजरमेंट के तहत आती है, राइट। उसके बाद है हमारा बैंड गैप बाय यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें देखनी होगी यहाँ पर। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है कि जो हमारा मटेरियल है वो यूवी रेंज में, यूवी विजिबल, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रीजन में, विजिबल मतलब आपकी विजिबल लाइट के रीजन में, लाइट के कितने पार्ट को एब्जॉर्ब करता है, कितने पार्ट को ट्रांसमिट कर देता है, कितने पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है। दिस इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। और इसकी हेल्प से हम, यहाँ पर लिखा भी हुआ है बाद में, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन, ठीक है। तो कोई भी सेमीकंडक्टर है या कोई भी मटेरियल है, उस पर जब हम लाइट इंसिडेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की, तो वो उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा और बाकी को ट्रांसमिट कर देगा। तो ये हम इसका पार्ट निकाल लेते हैं किस वेवलेंथ पे उसका कितना एब्जॉर्प्शन, कितना रिफ्लेक्शन और कितना ट्रांसमिशन आता है। वो डाटा हम कलेक्ट कर लेते हैं, उस डाटा से हम उसका बैंड गैप, उस मटेरियल का बैंड गैप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है इसमें, बैंड गैप बाय यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन। सो दिस चैप्टर, दिस यूनिट consist of the measurement techniques,
ये पूरा मेजरमेंट का चैप्टर है। और फिफ्थ जो लास्ट चैप्टर है आपका, वो हमने बताया था इंजीनियरिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ये नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस है, नैनो मटेरियल पे बेस है। 2D 1D 0D हमने बताया था कि अगर आप एक क्यूब ले ले और उसकी एक डायमेंशन को रिड्यूस करके 100 नैनोमीटर से कम में ले जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक डायमेंशन उसकी 100 नैनोमीटर से लेस हो जाएगी तो वो नैनो मटेरियल बन जाएगा। तो अगर आप इमेजिन करो आपके हाथ में एक क्यूब है और उसकी एक डायमेंशन को आप मिलीमीटर में ले आओ, हम तो वैसे बात नैनोमीटर की कर रहे हैं, लेकिन आप मिलीमीटर में ले आओ, 1 मिलीमीटर या आधा मिलीमीटर, तो आपके हाथ में क्या बचेगा? अब एक क्यूब नहीं बचेगा, आपके पास में हाथ में एक थिन शीट बचेगी जो स्क्वायर शेप की होगी, प्लेनर होगी, प्लेन में होगी, और उसकी थिकनेस बहुत कम होगी, 0.5 मिलीमीटर। तो क्या बन गया? 2D मटेरियल बन गया, क्योंकि एक डायमेंशन तो उसके लगभग खत्म हो गई है, तो वो प्लेन मटेरियल बन गया। तो 2D मटेरियल बन जाता है। जब हम दूसरी डायमेंशन को भी रिड्यूस करके आप उसको कम ले आओ तो वो 1D हो जाएगा, फिर क्योंकि एक वायर की तरह से रह जाएगा वो, क्योंकि उसकी 2 डायमेंशन खत्म हो गई है। और फिर उसको आप तीसरी डायमेंशन को भी रिड्यूस करके नैनोमीटर की रेंज में ले आओगे तो वो एक डॉट बन जाएगा, एक पार्टिकल की तरह से बन जाएगा, उसे हम कहते हैं 0D। और इन एक तो 2D 1D और 0D मटेरियल आपको मिल जाते हैं, और इनको हम यहाँ पर और भी चीजें कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्वांटम वेल 2D मटेरियल, क्वांटम वायर 1D मटेरियल एंड क्वांटम डॉट 0D मटेरियल। तो इनकी हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालनी है। डेंसिटी ऑफ स्टेट आपको पता लग जाएगा, पहले चैप्टर हम शुरू करेंगे तो उसी में आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट बताएंगे हम, ठीक है। फिर इनको हम डिजाइन कैसे करते हैं, फैब्रिकेशन कैसे करते हैं, इनकी कैरेक्टराइजेशन टेक्निक क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज को कैसे मेजर करते हैं, वो सारी चीजें इसमें आएगी, राइट। ये पूरा सिलेबस है आपका। हम वेरी फर्स्ट यूनिट से शुरू करेंगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से हम कंटिन्यूटी में इसको करेंगे, राइट। ओके, तो मैं वापस आता हूं, इसको स्टॉप कर रहा हूं मैं स्क्रीन को। ये मैंने स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दी है एंड मैं जैसे ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि सभी स्टूडेंट्स को चैट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिख के भेजना है, सो दैट आई कैन सेव इट एंड योर अटेंडेंस इज मार्क्ड। तो सभी चैट बॉक्स में एक बार प्रेजेंट सर लिख के भेज देंगे। ये आपकी डेली की हर क्लास में, जब भी आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहली प्रैक्टिस आपकी यही होनी चाहिए कि आप प्रेजेंट सर लिख के भेजें, और आपका नाम और कुछ ना भेजे लिख के, क्योंकि उससे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सॉर्ट आउट करने में, ठीक है। एक बच्चे के कई मैसेज होते हैं, तो जिसको कुछ भी कहना है तो वो वर्बली बोले, क्योंकि चैट बॉक्स में देख नहीं पाता हूँ, वो देखूंगा भी तो बाद में देखूंगा, राइट। तो आप अपनी ये रेगुलर प्रैक्टिस बना लीजिए, जब भी आप ज्वाइन करें क्लास उसमें प्रेजेंट सर लिख के जरूर भेज दें, और नाम आपका वही होना चाहिए जो आपका एक्चुअल में नाम है, किसी कोई और नाम नहीं होना चाहिए, राइट, ठीक है। Yes. ओके, थोड़ा सा मुझे रेस्पॉन्ड भी करते रहेंगे, मुझे पता नहीं चलता कि कोई सुन भी रहा है नहीं सुन रहा है, हाँ, कोई बीच में बोल रहा है, हाँ हाँ, राइट, ठीक है। ओके सर, चलिए ठीक है, तो सिलेबस आपको समझ में आ गया है, सिलेबस से फैमिलियर हो गए हैं सभी, ठीक है। ओके, इंदर में नहीं थे ना? इंदर, यस सर। ओके, तो कितने बच्चे हैं जिसने मेरी पहली क्लास नहीं की है आज? सर मैंने नहीं करी थी। दिव्यांश, ओके, एक। सर मैंने भी नहीं। इंदर ने नहीं की थी, दो। सर मैं अमन कुमार। अमन ने की, तीन। ध्रुव, चार। हाँ, ध्रुव हो गया। सर मैंने भी नहीं की थी। ओके, इशिता शर्मा, आपने भी नहीं की थी, 5। ओके, कोई इशू नहीं है। मैंने उस दिन आपको कोई भी सिलेबस का कोई पार्ट नहीं कराया था, सिर्फ सिलेबस हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज थोड़ा सा हल्के से डिस्कस किया है। तो अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है कि आप पढ़ेंगे कैसे। एक तो हम आपको पढ़ाएंगे, आप क्लास में रेगुलरली क्लास को अटेंड करेंगे,
और अच्छे से क्लास को देखेंगे, उसके क्लास के नोट्स भी आपको मिलेंगे, तो वो भी आप अच्छे से स्टडी करेंगे। बुक आपको कौन सी मिली है? कुछ बच्चे कह रहे थे कि एस एल गुप्ता मिली है, सेकंड सेमेस्टर सेकंड पार्ट। एसएल गुप्ता मिली हेलो, एसएल गुप्ता मिली है सेकंड, हाँ सेकंड पार्ट ना, सेकंड सेमेस्टर। तो सर उसमें एनी जो एक प्रबीर के बासु भी मिली है जो शुरू कर रहे हैं हम, वो पार्ट सर। इसके अंदर है। हाँ बोलिए। सर एक प्रबीर के बासु भी मिली है। हाँ परवीर के बासु मिली है, सेकंड सेमेस्टर अगर होगी वो, तो उसमें भी यस ये सर। पहला चैप्टर आपको मिल जाएगा, क्योंकि सारा सिलेबस जो है वो काफी एडवांस है, और एक बुक उसकी ऐसी कोई खास है नहीं है अभी। ठीक है, और मैं देख के बताऊंगा अगर कोई बुक होगी तो अभी आप उससे कर सकते हैं। जो बुक आपके पास है उससे आप देख सकते हैं इसको। और बाकी जो भी टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, या तो आप मुझसे पूछ लेंगे उसको कि सर ये कहाँ से है, तो मैं उसका मटेरियल आपको भेजता रहूंगा साथ साथ। ठीक है, तो ग्रुप भी हमारा बन गया है, तो ग्रुप में आपको सारी चीजें मिलती रहेगी। लेकिन याद रखिए, जो भी ग्रुप में आपको मटेरियल मिल रहा है उसे आप सेव करते रहेंगे फोल्डर बनाकर। ग्रुप नहीं है? सर चलो मैं नहीं है तो अभी नहीं है तो बन जाएगा, मैंने ध्यान से देखा सर नहीं है। ब्रॉडकास्ट ग्रुप ना। सर हाँ मैम ने मुझे कहा नहीं, था कि ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रखा है, वो सब पे मैसेज जाते हैं अपने आप। जो भी है आपका ग्रुप बन जाएगा, तो भी थोड़ा टाइम लग सकता है। चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, जो भी आपका इशू है आप मुझसे क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई डरने वाली घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप 2 बार 3 बार पूछिए, कोई कोई इशू नहीं है, आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। राइट, ठीक है भाई, ओके। ओके सर। तो तो क्या हम स्टार्ट करें? अच्छा, मैं बुक की बात कर रहा था ना, बुक की और सिलेबस की हम बात कर रहे थे, मटेरियल की। तो जैसे मैंने बताया आपको कि बुक अभी जो आपके पास है उसी में से पढ़ाया जाएगा, उसी में है ये मटेरियल जो हम शुरू करने वाले हैं। नंबर 1, जो आगे चैप्टर्स आएंगे उसका मटेरियल आपको वैसे तो मिलता रहेगा। वैसे तो क्लास नोट्स आर बेस्ट, सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे बढ़िया चीज क्या है? क्लास नोट्स। तो क्लास नोट्स अगर आप अच्छे से मेंटेन करते हैं, उनको अच्छे से अपने पास रखते हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनाइज करके, क्योंकि जब आपको वो मिलेंगे तो आप व्हाट्सएप पे वो पड़े रहेंगे, थोड़े दिन में गायब हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं आपको होने देना है। आपके घर में एक पीसी होगा, लैपटॉप होगा, आप उस पे व्हाट्सएप को खोलिए, उसको सेव करते जाइए ऑर्गेनाइज तरीके से। पहले उसमें क्या कहते हैं, फोल्डर में, तो आपके इकट्ठे हो जाएंगे। फिजिक्स का अलग फोल्डर बना लीजिए, मैथ्स का अलग बना लीजिए, तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, जब तक ऑफलाइन क्लास शुरू नहीं होती तब तक के लिए तो आपको इतना करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो। अनुराग, अनुराग कुछ कह रहे हो आप? नोट्स, अच्छा रिकॉर्ड करते हो आप? हाँ तो उससे वो तो अच्छी बात है बहुत। चलिए, तो मैं आपको सीट शेयर कर रहा हूँ अभी, सीट एक, और उस पर हम अभी स्टार्ट करते हैं। जस्ट ए मोमेंट। आपको एक ब्लैंक पेज दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा ये चैप्टर है वो है सेमीकंडक्टर फिजिक्स।
अब मेरी जो राइटिंग है ये टैबलेट पे थोड़ी सी अच्छी नहीं है, पर आप समझ सकते हैं बस, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1, और जो यूनिट 1 है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स है, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। ओके, तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, राइट। चलिए, अब इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल में सबसे जो पहला आर्टिकल आपके उसमें लिखा हुआ है दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ओके। तो सबसे पहला है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। नाउ व्हाट इज दिस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी? तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से कोई स्टार्ट करने से पहले इसके हम थोड़े से बैकग्राउंड में जाते हैं। आपको पता है मटेरियल्स जो हैं, कोई भी आप मटेरियल ले लीजिए, अर्थ के ऊपर से कुछ भी उठा लीजिए, वो 3 कैटेगरी में आता है। नंबर 1 इंसुलेटर हो सकता है, या मेटल हो सकता है, या सेमीकंडक्टर हो सकता है। ये आपको पता ही है, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो है कंडक्टर्स, क्योंकि कंडक्टर्स जो है, और सेमीकंडक्टर भी है, बाद में उनकी यूटिलिटी पता लगी, लेकिन सबसे पहले जो यूज होते थे वो कंडक्टर्स होते, मेटल्स होते थे, मेटल्स। क्योंकि मेटल्स जो है वो उनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, वो थर्मली भी कंडक्टिविटी होते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है, और उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है। और पहले जब आप इनकी मटेरियल की प्रॉपर्टी जो कंडक्टिविटी है वो पता लगी, तो फिर बाद में ये सोचा गया कि भाई अगर ये कंडक्टर हैं, कुछ जो मटेरियल है वो कंडक्टर्स हैं, यानी कि मेटल्स हैं, कुछ नहीं है, तो ये ही क्यों कंडक्टर है, या तो इनकी कंडक्टिविटी कहाँ से आई, वाई दे आर कंडक्टर। सम ट्राई टू एक्सप्लेन द कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल्स और कंडक्टर्स। तो अगर मुझे इनकी कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करना है तो मैं इनकी कंडक्टिविटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ? तो जो फर्स्ट जो सक्सेसफुल थ्योरी तो बहुत आई, जो फर्स्ट सक्सेसफुल थ्योरी आई है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या है, हमने ये मान लिया कि सॉलिड के अंदर क्या है, बहुत सारे एटम्स हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो अलग अलग डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में मूव कर रहे हैं। तो उसमें जो सबसे आउटर मोस्ट जो एनर्जी लेवल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो सबसे लूजली बाउंड होता है एटम से। तो सॉलिड के अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, दे आर, वी कैन से दे आर फ्री टू मूव इनसाइड द मेटल। वो मेटल के अंदर फ्री टू मूव है, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, वो इतना लूजली बाउंड है, वो एक्चुअली में एटम से बाउंड ही नहीं है एक तरीके से। तो वो मेटल के अंदर फ्री हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, मेटल के अंदर फ्री हो गया। एंड जब मेटल के अंदर फ्री है, तो जब भी हम उस पर कोई भी पोटेंशियल लगाएंगे, वोल्टेज लगाएंगे, तो वोल्टेज के हिसाब से वो आगे मूव करने लगेगा। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या है, वो कंडक्टर है। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि वोल्टेज लगाने पर उसमें करंट फ्लो होने लगे, यानी कि चार्ज का फ्लो होने लगे, तो वही आपका कंडक्टर है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हमने ये माना कि ये जो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल्स ऑफ द एटम्स आर फ्री टू मूव इनसाइड द मेटल एनीवेयर, बट देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन। एक रेस्ट्रिक्शन भी है। रेस्ट्रिक्शन क्या है, दे कैन नॉट लीव द मेटल, दे आर कन्फाइंड विद इन द बाउंड्री ऑफ द मेटल। वो मेटल की जो बाउंड्री है उसके अंदर कन्फाइंड है। मतलब क्या हुआ, अगर ये एक मेटल का पीस है, मान लीजिए ये एक मेटल का पीस है, इसमें एटम भी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन तो एटम के अंदर और भी है, इलेक्ट्रॉन तो एटम के अंदर और भी है, लेकिन ये आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन है जो मेटल के अंदर कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। ओके, जस्ट ए मोमेंट। तो ये वो इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर सकते हैं फ्रीली कहीं भी। एंड जब हमने ये माना कि ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, हमने ये भी माना कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड लैटिस। लैटिस में इलेक्ट्रॉन जो आपके अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है उसे हम क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं।
अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द सॉलिड इज एट लैटिस। तो लैटिस में और इलेक्ट्रॉन्स में कोई इंटरेक्शन नहीं है, देयर इज नो इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, उनके बीच में कोई रिपल्सन नहीं है। हमने इस तरह से मान लिया दे आर एब्सोल्युटली फ्री टू मूव इनसाइड, एंड वो इतने फ्री है, हमने कहा कि दे आर जस्ट लाइक द एटम्स ऑफ ए परफेक्ट गैस। जैसे परफेक्ट गैस में एटम्स मूव करते हैं, उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूव कर रहे हैं, इनका किसी से कोई मतलब ही है। और साथ ही साथ हमने ये भी मान लिया कि पोटेंशियल इनसाइड द मेटल इज कांस्टेंट, एंड सिंप्लिसिटी के हमने उसको भी जीरो ले लिया। ठीक है, तो अगर मैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बात कर रहा हूं तो इसके कुछ एजम्पशन हुए। एजम्पशन हुए इसके कुछ एजम्पशंस। नंबर 1, the electrons are free to move inside the metal। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री है मेटल के अंदर। there is no interaction between electron and lattice। okay, number 3, let the पोटेंशियल, हमने मान लिया कि पोटेंशियल इनसाइड द मेटल इज कांस्टेंट। जो पोटेंशियल है इनसाइड मेटल वो क्या है, कांस्टेंट है। एंड फॉर सिंप्लिसिटी it is assumed to be 0। सिंप्लिसिटी के लिए हमने इसको भी 0 मान लिया। ठीक है, हमने क्या मान लिया, इसको 0 मान लिया। ठीक है, और यहीं से हमारा जो स्टार्ट हो जाता है, फिर जो हम अब एक्सप्लेन करेंगे कंडक्टिविटी मेटल की, तो वो एक मॉडल है दैट इज नोन एज द ड्रूड मॉडल। ड्रूड मॉडल, ओके। तो ड्रूड मॉडल है ये, इसको हमने मान लिया। ठीक है, इसमें हम ये मान लेते हैं कि व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल अप्लाइड, जब हमने कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग freely inside in the positive ions lattice। जो पॉजिटिव आयन की लैटिस बनी है उसमें वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। अब आप कहेंगे ये पॉजिटिव आयन कहाँ से आ गए? भाई कोई भी सॉलिड है वो एटम से बना हुआ है। हमने कहा कि एटम के सॉलिड के अंदर, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? एटम से। एटम के आउटर मोस्ट सेल में एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन था वो बाहर आ गया। जब बाहर आ गया तो एटम क्या हो जाएगा? पहले तो न्यूट्रल था, अब वो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है वो उससे बाहर आ गया, तो वो पॉजिटिव आयन बन गया। तो सारे एटम जो है वो पॉजिटिव आयन है एक्चुअली।
ठीक है। और जब आपको पता है जहां पर चार्ज होता है वहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, जहां पर भी चार्ज होगा देयर इज ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देयर विल बी ए पोटेंशियल। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्मॉल पार्टिकल है, और नेगेटिव चार्ज है जिसके ऊपर वो मूव कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो हमने उसको ये मान लिया कि थ्रू आउट द मेटल, थ्रू आउट द लैटिस द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, और सिंप्लिसिटी के लिए हमने उसको जीरो भी मान लिया। ओके अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली, इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है, राइट राइट सर। यस सर। ओके अब इसमें अगर मैं कहूं कि अगर when an external potential is applied, या एक्सटर्नल पोटेंशियल की जगह मैं अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कह दूं, बात एक ही है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, देन द इलेक्ट्रॉन्स gains additional velocity known as drift velocity. known as drift velocity. ये बिल्कुल उस तरह से है कि जैसे आप बाइक चलाते हैं, तो जैसे ही आप बाइक पे एक्सीलरेशन देंगे, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन F इक्वल टू ma। तो ma मतलब m तो कांस्टेंट है, यानी कि a बचा, तो एक्सीलरेशन आपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा दिया है। जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सीलरेशन लगेगा तो वो उसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे आप बाइक को एक्सीलरेशन देते हैं तो आप क्या होता है, बाइक की वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी आपने एक्सीलरेशन लगा दिया है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ने शुरू हो जाएगी। तो जो वो एडिशनल वेलोसिटी जो मिल रही है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, उसकी वजह से फोर्स लगा, फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन लगा हुआ, एक्सीलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हुई। तो ये एडिशनल, पहले तो रैंडमली थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, रैंडमली मूव कर रहे थे, अब उनको एक डायरेक्शन मिल गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और वो उसकी वजह से जो एडिशनल जो वेलोसिटी उनको मिली है, दैट इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको हमने क्या कहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके राइट। अब what will be the force on the electron? Force on electron due to applied electric field E। हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई किया है, तो उसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा, F, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। F इजिकल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, चार्ज QE होता है, अगर आपको याद हो, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल QE होता है, बिल्कुल। तो E तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा, लेकिन Q कितना है यहाँ पर, Q से चार्ज हो गया, Q चार्ज सर 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। हाँ, वैल्यू नहीं लिखेंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -E, तो Q इंटू E, ठीक है। यस सर। तो ये फोर्स हो गया, ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता सकता है। हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा, फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन हुआ, एक्सीलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो गई।
तो वो फोर्स लिखा हमने, जो फोर्स लगाया, राइट। अब मुझे कोई भी बताएगा, जो बाइक या स्कूटी चलाते हो आप, जब आप एक्सीलरेशन देते हो अपनी बाइक को, तो एकदम से आपकी बाइक की वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, राइट। यस सर। तो क्या वो बढ़ती रहती है कंटिन्यूअसली? नो सर। नहीं, जब तो हम फिर थोड़ी देर बाद वो कांस्टेंट स्पीड से चलने कांस्टेंट हो जाती है सर। हाँ, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। आपने स्पीडोमीटर में देखा होगा कि अब 40 हो गई है, 50 हो गई है। हाँ, एक्सीलरेशन थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, घटाएंगे तो फिर घट जाएगी। अगर आप एक्सीलरेशन कांस्टेंट रखते हैं, फिक्स रखते हैं, तो वेलोसिटी आपकी फिक्स हो जाती है ना? यस सर। तो ऐसे ही यहाँ पर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है बाइक के साथ? बाइक के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कि सर एक्सेलरेशन हमने कम कर दी। नहीं, कम नहीं किया हमने, वेलोसिटी उसकी एक्सीलरेशन तो अब भी लगा हुआ है सर। एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा और तो सब फिर भी लगा हुआ है। जो कांस्टेंट हो गया। देखो आपने अब बाइक को एक्सीलरेशन दिया, आपका एक्सीलरेशन अब भी लगा हुआ है, इंजन आपका चल रहा है, इंजन फोर्स लगा रहा है बाइक के ऊपर, लेकिन वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो गई। इसलिए हुई है बढ़नी, कम बंद हो गई वेलोसिटी, क्योंकि उस वेलोसिटी पे जाकर जो फ्रिक्शनल फोर्स है, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स है बाइक के टायर का, एक एयर का फोर्स है जो आपके ऊपर बाइक के ऊपर लग रहा है, ठीक है। ये दोनों फोर्स मिलाकर और जो इंजन फोर्स लगा रहा है, वो दोनों मिलाकर क्या है, इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं। इक्वल एंड अपोजिट। जैसे इक्वल एंड अपोजिट है तो नेट फोर्स क्या हो गया बॉडी के ऊपर? जीरो हो गया। जीरो हो जाता है। नेट फोर्स जब जीरो हो गया तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स, जो बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल काम आया। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाया, तो यहाँ पर भी यही हुआ, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़नी शुरू हुई, लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर है आपके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा। जब कोलाइड करेगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। साथ ही साथ रास्ते में एटम्स भी रखे हुए हैं, एटम्स भी तो है, इलेक्ट्रॉन जिन एटम से निकले हैं वो एटम है रास्ते में, तो वो एटम से टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें आपकी एनर्जी कंजर्व होती है। सर, इनमें जो मतलब जो कोलाइड करेंगे जब इलेक्ट्रॉन, तो इलास्टिक कोलिजन होगा, इनइलास्टिक कोलिजन होगा? देखिए, इलेक्ट्रॉन है ये तो कोलिजन इलास्टिक ही होने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, यस सर। क्योंकि यहाँ पे कोई और ऐसी चीज तो है नहीं, एयर तो है नहीं या कुछ और चीज नहीं है, क्योंकि ये आइडियल चीजें हैं। तो यहाँ पर कोलिजन जो होगा इलास्टिक ही होगा, लेकिन जो एटम्स है वो बहुत हैवी है। एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन के कंपेरेटिवली बहुत हैवी। जब एटम से इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है, टकराता है, तो वो कुछ अपनी एनर्जी एटम को ट्रांसफर कर देता है, जो हीट की फॉर्म में निकल जाती है। बाद में जब करंट फ्लो होती है तो क्या होता है, आपका वायर या रेजिस्टेंस वायर जो है वो गर्म हो जाता है ना, हीट हो जाता है। तो वो तो वो हीट की फॉर्म में आपकी वेलोसिटी, आपकी एनर्जी लॉस हो जाती है। यस सर। तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन आपका इससे टकराएगा, कोलाइड करेगा एटम से, तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, लेकिन फोर्स तो अब भी लगा हुआ है। यस सर। लगा हुआ है ना। यस सर। फिर वो आगे बढ़ेगा तो फिर उसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, फिर वो कोलाइड करेगा, फिर वेलोसिटी कम हो जाएगी, फिर बढ़नी शुरू होगी, फिर कम हो जाएगी, फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो एक तरीके से हम अगर एवरेज निकाले, जैसे बाइक से आप जा रहे हो, कहीं पे वेलोसिटी आपकी ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, फिर ज्यादा होती है, कहीं कम होती है, इसलिए होती है। तो आप कहते हैं नहीं, लगभग मैं ये 1 घंटे में मैंने 40 किलोमीटर कवर कर लिया, तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 40 किलोमीटर की हो गई, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की भी एक एवरेज स्पीड आपकी आ गई, तो इलेक्ट्रॉन विल गेट एवरेज स्टडी स्टेट वेलोसिटी। वो एक स्टडी स्टेट वेलोसिटी गेन कर लेंगे। हम ये कहेंगे कि भाई एवरेज, ऑन एन एवरेज इतनी वेलोसिटी इनको मिल गई है। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो फिर वो एवरेज वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हुआ तो उसको रोकने वाले भी वहां बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन को जो मूव नहीं करने दे रहे, राइट। मूव नहीं करने दे रहे, तो यहाँ का क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स आ गया ना।
हाँ जी है सर। ना? तो Yes, यहाँ sir. पर भी एक तरह से यहाँ पर भी एक तरह से फ्रिक्शनल फोर्स आ गया है। तो हम यहाँ पर कहेंगे क्या? when electron moves it collides with the lattice and its velocity या स्पीड, जो भी आप कहना चाहें, its velocity decreases, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या जा डिक्रीजेज, उसकी वेलोसिटी की डिक्रीज हो जाती है। ओके, डिक्रीजेज। तो हम क्या कहेंगे यहां पर? सो दिस इज ड्यू टू द डैम्पिंग फोर्स। यहां पर क्या हो गया? डैम्पिंग आ गई, एक डैम्पिंग फोर्स कह रहे हैं हम। दिस इज ड्यू टू द डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अपोजिशन, जो अपोजिट जो फोर्स जनरेट हुआ है उसको हमने डैम्पिंग फोर्स कहा है। एंड दिस डैम्पिंग फोर्स is proportional to the mass of electron and velocity। ओके, यस अब सर। बताइए मुझे, अगर आप बाइक को 40-50 की स्पीड पे चलाते हैं तो एवरेज ज्यादा आता है, या 70 की स्पीड पे, 70-80 की स्पीड पे चलाते हैं तो एवरेज ज्यादा आता है? सर 40-50 पे। हाँ, 40-50 पर, यानी कि कम स्पीड पे अगर आप चलाते हैं तो एवरेज आपका ज्यादा आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, अगर आप ज्यादा स्पीड पे चलाएंगे तो जो डैम्पिंग फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो ज्यादा है ना, वहां पर ज्यादा है, और इसलिए जो आपकी एनर्जी है वो ज्यादातर क्या है, इस लॉस में चली जा रही है। एयर का फ्रिक्शन बढ़ गया है, जो अपोजिशन फोर्स क्रिएट हो रही है ना, वो डैम्पिंग फोर्स है, जो उसको रोकने की कोशिश कर रही है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कम करने की कोशिश कर रही है, दैट इज डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, जस्ट ए मोमेंट, कोई ज्वाइन कर रहा है। यस, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि आपकी अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो डैम्पिंग फोर्स भी ज्यादा होता है, एनर्जी का लॉस भी ज्यादा होता है, इसलिए आपकी जो कम आती है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है तो डैम्पिंग फोर्स बढ़ता है, और जैसे जैसे मास बढ़ता है बॉडी का, तो मास बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए उसके कोलिजन भी बढ़ जाएंगे, कोलिजन बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो मास बढ़ने से भी उसकी डैम्पिंग फोर्स बढ़ेगा। तो जो डैम्पिंग फोर्स है वो दो चीजों के प्रोपोर्शनल हुआ। तो एक तरीके से अगर मैं कहूं, therefore the force on electron is, जो फोर्स है F इज इक्वल टू, हमने कहा था माइनस ई है, ये हमने कहा था, राइट। लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं? अभी हम कह रहे हैं कि जो फोर्स सिर्फ यही नहीं है, डैम्पिंग फोर्स भी है, तो और वो फोर्स अपोजिशन में है तो माइनस में आएगा। और ये किसके प्रोपोर्शनल है? ये मास के प्रोपोर्शनल है, एम के, और वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, हमने अभी बताया। और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा अल्फा। तो ये जो डैम्पिंग फोर्स है माइनस अल्फा एम वी आपका डैम्पिंग फोर्स हो गया, माइनस अल्फा एम वी डैम्पिंग फोर्स हो गया। तो दिस इज द टोटल फोर्स, ये टोटल फोर्स हो गया। और जो हमें पता है जो फोर्स है, एक मिनट, जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है? F इजिकल टू एम ए होता है, F इजिकल टू एम ए होता है, ठीक है ना।
और ए एक्सीलरेशन किसके बराबर होता है? एक्सीलरेशन होता है d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई माइनस अल्फा एम वी। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो ये इक्वेशन आ गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है किसकी? इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। ओके, मुझे ये बताइए Okay. आपको जो करा रहा हूं अभी तक ये सब क्लियर है? कोई Yes, ऐसा sir. स्टूडेंट जिसको सर आ रहा हो? सर एक बार स्टार्टिंग से समझा दोगे एफ वाले से जो कौन फॉर्मूला बोल था? रहे हैं? सर हिमांशु। हिमांशु, आप शुरू से थे नहीं? नहीं सर था मैं, बट मेरी क्लास लैग कर रही थी थोड़ी। आपकी आवाज ही नहीं आई मुझे। सर मेरे दोबारा क्लास बोलो। लैग कर रही थी थोड़ी। नेटवर्क के कोई इशू है आपके यहाँ पर? चलिए एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ मोटा मोटा। हमने बताया जो मेटल होता है, वो मेटल की जो कंडक्टिविटी है दैट इज ड्यू टू, वो किसकी वजह से होती है कंडक्टिविटी? बिकॉज ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन है उसमें दे आर फ्री टू मूव इनसाइड। और जो इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से आए? वो आउटर मोस्ट जो सेल है एटम की, वो सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए मूव वहां पर। तो हमने ये पहला जंक्शन ये लिखा था, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इनसाइड द मेटल। फिर हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन और लैटिस के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, जबकि होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है, और जो एटम्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही होगा। इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन तो होगा ही होगा। लेकिन हमने यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए मान लिया है, और हमने ये मान लिया कि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा वहाँ पर। हमने मान लिया कि पोटेंशियल जो है थ्रू आउट द मेटल कॉन्स्टेंट है, और सिंप्लिसिटी के लिए हमने उसे 0 भी ले लिया है। ये तो हमने अजम्पशन लिए हैं। फिर हमने कहा है कि हमारे पास एक मेटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया। और ये क्या है? ड्रूड मॉडल है, दिस इज ड्रूड मॉडल। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई करूंगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। फोर्स क्या होता है? चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो QE फोर्स लगता है उसके ऊपर। तो E तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और E क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? -E है, तो ये चार्ज हो गया, QE हो गया, तो ये फोर्स हो गया। जैसे ही फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू होगी। तो जो एडिशनल वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है, उस वेलोसिटी को हम क्या कह रहे हैं? उस वेलोसिटी को हम कह रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन जैसी वेलोसिटी बढ़नी शुरू होती है तो क्या होता है कि वो अपने नेबरिंग जो आसपास के जो इलेक्ट्रॉन है उनसे टकराता है, और जो आयंस बैठे हैं, पॉजिटिव आयंस एटम जो बैठे हैं उनसे कोलाइड करता है, और उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम होती है। तो ये जो वेलोसिटी कम होने का प्रोसेस है, ये क्या है? डैम्पिंग का प्रोसेस है, जिससे वेलोसिटी कम होती है। एक तरह से फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर आ गया है। अब ये फ्रिक्शनल जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अपोजिशन है, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोक रहा है या कम करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि मास जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का साइज भी ज्यादा होगा, साइज हो ज्यादा होगा तो उसके कोलिजन के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और साथ ही साथ ये वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ जो कोलिजन है पर सेकंड बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर वेलोसिटी कम है तो कम कोलिजन होंगे 1 सेकंड में, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो ज्यादा कोलिजन होंगे 1 सेकंड में। तो ज्यादा कोलिजन होंगे तो डैम्पिंग फोर्स बढ़ जाएगा। तो M और V की प्रोपोर्शनल है डैम्पिंग फोर्स, और अल्फा जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो ये फोर्स तो हमने अप्लाई किया है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और मूव करने की वजह से जो अपोजिशन फोर्स आया वो ये है, दिस इज डैम्पिंग फोर्स। तो ये फोर्स आ गए। हमें पता है जो फोर्स होता है F = ma होता है, तो ये M हो गया, ये E हो गया। ये A इज एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन को हम डबल डिफरेंशियल ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकते हैं, d2x/dt²। आप पढ़ चुके हैं ये 12th में, राइट। ये क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। ये इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। हेलो सर दोबारा बोलो। बोलो सर, वो माइनस अल्फा एम वी क्यों करा हो? क्योंकि अपोजिशन अल्फा एम वी माइनस क्यों करा? बता तो रहा हूं, अपोजिट फोर्स है, अपोजिट फोर्स है ना, इसलिए माइनस। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक रहा है, मूवमेंट को रोक रहा है, दैट इज व्हाई नेगेटिव। दोबारा बोलो क्या कह रहे हो? माइनस ही तो बता रहा हूं भाई, मतलब माइनस माइनस ही तो बता रहा हूं मैं, क्योंकि तो ये निशान अपोजिट समझ में आ फोर्स। या तो देखो आप बोल लो एक बार, पहले अपनी पूरी बात कर लो। सर मैं कह रहा हूँ माइनस का निशान तो समझ में आ गया, फिर लेकिन ये इसमें से माइनस क्यों करा है? माइनस ई में से माइनस क्यों करा है? मुझे समझ नहीं आया आप क्या पूछ रहे हो, दोबारा बोलो। अरे दूसरे वाले ई और ई में से माइनस क्यों करा है? भाई एक फोर्स तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये लग रहा है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा ना, माइनस ई। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये फोर्स लगा, राइट? यस और नो? यस सर। अब बोल, हाँ बोलते तो रहो, जवाब तो दो, तभी तो मैं समझा पाऊंगा। यस सर। कि जैसे ये फोर्स लगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हुआ, मूव करना शुरू हुआ तो उसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हुई। जैसे ही वेलोसिटी बढ़नी शुरू हुई तो क्या होगा, एक फोर्स आ गया वहां पर, और ये फ्रिक्शनल फोर्स है। भाई आप बाइक पे खड़े हो, जब तक आप चलोगे नहीं तब तक थोड़ा ना फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा। यस सर। जैसे ही आपने बाइक को चलाना शुरू किया, थोड़ी सी स्पीड दी, तो आपके ऊपर हवा का प्रेशर, रोड के टायर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ये बढ़ेगा, और ये फोर्स हमेशा अपोजिट होता है, जो आपको रोकने की कोशिश करता है, और रोकने की कोशिश कर रहा है इसलिए नेगेटिव आया है। तो टोटल ये फोर्स इसकी वेलोसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो नेट फोर्स कितना हुआ? ये दोनों फोर्स ही तो होंगे। यस सर। ठीक है, पहले Yes, वाला sir. इसलिए माइनस है क्योंकि इस पे चार्ज नेगेटिव है, दूसरे वाला इसलिए माइनस है क्योंकि वो अपोजिट फोर्स है। और नेट फोर्स कितना हो गया? एफ हो गया, ये टोटल फोर्स हो गया। टोटल फोर्स को हमने एम डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर लिख दिया, बस इतना ही किया है। दिस इज सो सिंपल इक्वेशन। ओके, यस सर। तो ये हो गया। इसके बाद हमने क्या कहा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई इलेक्ट्रॉन की। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ इन द स्टडी स्टेट, एक मिनट, स्टडी स्टेट में क्या होगा भाई? हाँ बोलो सर। ये d2x बाय dt स्क्वायर क्यों करा सर? बेटा, एक्सीलरेशन होता है, ये तो आप पढ़ चुके हो 12th में। तो वो dx ओवर dt करते हैं ना, आई थिंक। तो वो वेलोसिटी होता है। वो तो वेलोसिटी होता है बेटा। ओके सर। dx ओवर dt वेलोसिटी होती है, d2x ओवर dt स्क्वायर एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ये वेलोसिटी हो गई। अब मुझे ये बता दीजिए, ये क्या है? ये फोर्स है, दिस इज फोर्स। ठीक है, इन द स्टडी स्टेट, इन द स्टडी स्टेट, in the steady state, the force due to electric field, force due to electric field and damping force, and damping force are equal and opposite। स्टडी स्टेट में ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपकी बाइक के साथ होता है, आपने एक्सीलरेशन दिया, वेलोसिटी बढ़नी शुरू हुई, बढ़ते बढ़ते फिर वो कांस्टेंट स्पीड से चलना हो जाता शुरू होती है, तो नेट दोनों फोर्स क्या हो गया? इक्वल एंड अपोजिट हो गए। ठीक है ना? सो
नेट फोर्स, सर नेट फोर्स फिर जीरो हो जाएगा। बिल्कुल, इन स्टडी स्टेट, तो नेट फोर्स इन स्टडी स्टेट ऑन इलेक्ट्रॉन becomes zero and electron will move with, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा? फ्रीली। विद एवरेज वेलोसिटी, एवरेज gained velocity known as drift velocity. ड्रिफ्ट, तो इलेक्ट्रॉन जो है, अब जो उसकी एवरेज वेलोसिटी जो गेन हो गई, वो वेलोसिटी कौन सी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ओके, सो इन स्टडी स्टेट क्या है भाई? इन स्टडी स्टेट फोर्स कितना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? कौन बताएगा? बता दो यार। जीरो। हाँ बिल्कुल जीरो। बोलने में संकोच मत करो, मन में आ रहा है एकदम बोल दो। हद से हद क्या होगा? गलत होगा, गलत से ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो F इजिकल टू जीरो है, तो ऊपर की इक्वेशन देखो, ये जीरो हो गया, बचा क्या? ये पूरी इक्वेशन क्या हो गई? जीरो 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 हो गई। यानी कि आपको क्या मिला? आपको मिला माइनस ई माइनस अल्फा एम वी इज इक्वल टू जीरो। इधर फोर्स जीरो हो गया, लेकिन ये फोर्स कब हुई? जो है स्टडी स्टेट में हुआ, और स्टडी स्टेट में वेलोसिटी कितनी हो जाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाती है वीडी। ओके, और अगर मैं यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में यहां से फाइंड आउट करूं, दैट इज वीडी, तो वो कितनी आएगी? दैट विल बी इक्वल टू माइनस ई अपॉन अल्फा एम आ जाएगी। सॉरी, ई अपॉन अल्फा एम आ जाएगी। दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, अब हम यहां पर एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में, द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर is defined as steady state drift velocity gained per unit electric field, per unit इलेक्ट्रिक, यानी कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से जितनी आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, दैट इज मोबिलिटी। सो म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, दैट इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन अल्फा एम। ये क्या है? ये मोबिलिटी है। ओके, दिस इज मोबिलिटी। तो आज के लिए यहीं तक, इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जिसने भी नहीं लिखा है प्रेजेंट सर, वो चैट बॉक्स में प्रेजेंट सर जरूर लिख दे। जिसने प्रेजेंट सर नहीं लिखा है क्लास में, उसमें वो प्रेजेंट सर जरूर लिख दे। अभी तो देखो ग्रुप नहीं बनाया, तो अभी तक तो नहीं, अभी तो नहीं भेज सकते, लेकिन जैसे ही बन जाएगा ग्रुप आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, तो आपको आपके पास रहेगा। ओके, मैं क्लास एंड कर रहा हूं फिर।
ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। बोल भाई। सुनाओ। ग्रुप तो बना